सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। पिछले 25 दिनों में अब तक कुल 11 बच्चों के मरने की पुष्टि की गई है। इन बच्चों की मौत की वजह कफ सिरप में जहरीला केमिकल मिलने की आशंका जताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि मरने वाले सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। जानकारी के मुताबिक पहले बच्चों को सामान्य बुखार और सर्दी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद वहां के स्थानीय डॉक्टर्स ने खांसी की दवाई दी। उससे बच्चों की हालत थोड़ी ठीक तो हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक किडनी फेल होने लगी। पहले 6 बच्चों की मौत हुई, फिर इसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। ये खबर पूरे क्षेत्र में चिंता का विषय बनी हुई है। छिंदवाड़ा इस त्रासदी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। तो मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी 3 बच्चों की कफ सिरप से मौत होने की पुष्टि हुई है। राजस्थान में मुफ्त दवा योजना के तहत वितरित खांसी की दवा की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। सीकर जिले के हाथीडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। इन दोनों ने एक बच्चे को प्रतिबंधित कफ सिरप दी थी और हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में भरतपुर और सीकर में 2 बच्चों की मृत्यु के मामले में डॉक्टरों ने डेक्स्ट्रोमेथोफन कफ सिरप नहीं दिया था। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मुफ्त दवा योजना के तहत बांटे गए कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है। कुल 11 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हुई है। तो बता दें कि कई सारे बैन कफ सिरप हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चों को ये कफ सिरप दिए गए, जिसके बाद उनकी किडनियां फेल हो गई। तो अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है? कुल 11 बच्चों की मौत हुई है, राजस्थान में 2 और वहीं बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कुछ बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से हुई है। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत हुई है। तो कौन से कफ सिरप बैन है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस ये कफ सिरप हैं जिनको बैन किया गया है। तो जानलेवा कफ सिरप के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत हुई है। नेक्स्ट्रो डीएस ये कफ सिरप जैसे बैन किया गया है और इन कफ सिरप की वजह से ही कई बच्चों ने दम तोड़ दिया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन बच्चों की मौत हुई है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कफ सिरप का सेवन करने से कई बच्चों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और अब राजस्थान के सीकरी से भी ये मामले सामने आए हैं। क्या कहेंगे सर? बड़ा दुर्भाग्य है जब हम लोग ये कहते हैं कि मेडिकल विज्ञान में हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं और रिसर्च और फार्मा सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, और ऐसे में अगर कफ सिरप से अगर बच्चों की मौत हो रही है वो भी बहुत दर्दनाक, तो ये बड़ा अचंभित करने वाला मामला है। क्योंकि ये मामला कोई पहली बार नहीं आया, पहले भी कई सारे राज्यों में कई विभिन्न जगहों से ये चीजें पाई गई हैं। एक कमेटी भी बनाई गई थी सरकार की तरफ से जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, लेकिन उसकी कमेटी की मीटिंग जो हुई उसके बाद रिपोर्ट कहाँ गई, रिपोर्ट में क्या आया, क्या किसी पे एक्शन लिया गया, ये कोई चीजें सामने निकल के नहीं आ पाई है। फिर दोबारा से इस तरीके से मामला हो रहा है, तो इसकी पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो, इसको सरकार को अपने स्तर से देखना पड़ेगा। क्या फार्मा कंपनी और सरकार के बीच में जो लेन देन और जो कमीशन खोरी का जो मामला होता, क्या उसके वजह से चीजें रुकी हुई है, ऐसी चीजें से बाहर नहीं निकल के आई है? बहरहाल जो भी हो, कंपनी कमाती है और उसका कमीशन सरकार को देती है, इसमें
लेकिन इस गठजोड़ में अगर किसी का बच्चा बेमौत मारा जाता है, बेमतलब मारा जाता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? तो ये तो तय करना होगा। फार्मा कंपनियां क्या अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लेंगी, सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगी, या फिर वो जिम्मेदारी लेंगे जो निजी या सरकारी अस्पताल होते हैं जहां बच्चा एडमिट होता है? क्योंकि ऐसा भी नहीं आ रहा कि बच्चा एडमिट होते हुए कब सिरप पी के उनकी डेथ हो रही है। नॉर्मल बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है, तो उसमें भी अगर इस तरह की हताहत वाली खबर आ रही हैं तो ये बड़ा सोचने पे मजबूर करता है। सरकारों को इसके ऊपर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और इसके ऊपर कठोर से कठोर कदम जब तक नहीं उठाएंगे, वरना सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल रमेश जी, अमूमन हमने देखा है कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई जगहों से इस तरीके के मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर बैन की गई दवाइयों का सेवन करने की वजह से कईयों की जान चली गई। और ये जो मामले सामने आए हैं उसमें तो जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे उनकी उम्र 5 साल से भी कम थी, यानी जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत ही हुई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जो बैन दवाइयाँ हैं उनका सेवन अभी भी सुचारू रूप से जारी है। कई डॉक्टर्स ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं, चाहे वो कमीशन के लालच में हो या और कोई वजह हो, लेकिन उन दवाइयों का सेवन करने से मासूमों की ज़िंदगी यहाँ पर चली जाती है। और ऐसे में सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि तमाम मामलों में बड़ी बड़ी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन कुछ निलंबन होते हैं और उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये खबर जब हम लोग प्लान कर रहे थे सुबह, तो दोपहर में मैं एक नामी चिकित्सक हैं जो एम्स के अंदर सर्विस दे रहे हैं जी, तो इस मुद्दे पे मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको गंभीरता से समझा इस पूरे केस में है तो है क्या। तो उन्होंने बताया यहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलतियां निकल के सामने आती हैं। फिर मैंने पूछा किस तरीके से गलतियां उनकी हो सकती है, कि वो गलतियां इस तरीके से होती हैं, अगर किसी बच्चे को पता चला खांसी है और खांसी की वजह से उसका बच्चा ट्यूशन नहीं जा पाया है या स्कूल नहीं जा पाया है, तो पेरेंट्स चिकित्सक के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप अच्छी से अच्छी दवाई दो, चाहे डोज बढ़ा दो, चाहे उसके एमएम की मात्रा ज्यादा हो। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे बिना पूछे, बिना चिकित्सीय राय लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, डबल डोज दे देते हैं जी। तो उससे भी ये मामले इस तरीके से हो रहे हैं। अच्छा, ये संभव है, इस तरीके के संभव होता है। अगर किसी को दर्द होता है, पता चला कि उसमें 500 mg की उसने टेबलेट ले ली है, नहीं सही हो रहा है, वो क्या करता है 750 या 1000 mg की ले लेता है, जबकि उसके इम्प्लीमेंट करना या फिर उसके हार्मफुल के जो होते हैं दुष्परिणाम, उससे वो बेखबर रहता है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो कि बच्चों के लिए लापरवाही कंपनियां कर रही हैं, सरकार कर रही है, पेरेंट्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, जिससे इतना बड़ा मामला हो रहा है। लेकिन बिल्कुल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरीके से बच्चों की जान जाना और उसके बाद ये निकलकर सामने आना कि ऐसी दवाइयों का सेवन यहाँ पर हो रहा है जो बैन कर दी गई हैं, या फिर पूरी तरह से लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है जिसकी वजह से इन मासूमों की जान यहाँ पर जा रही है। लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बहरहाल रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर वजह जो भी हो, लेकिन मासूमों की जान यहाँ पर जा रही है और लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि कई सवाल यहाँ पर खड़े करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा, पीएम मोदी कल युवाओं से संवाद भी करने वाले हैं। तो पीएम मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो वर्चुअल संवाद के माध्यम से युवाओं से जुड़ेंगे। बिहार सरकार इस कार्यक्रम की बड़ी तैयारी कर रही है। इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। तो 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले चुनाव करवाना आवश्यक है। पिछले चुनाव में 3 चरणों में मतदान हुआ था और इस बार कितने चरणों में चुनाव होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को रविंद्र कुमार राय की जगह झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर यह संगठनात्मक नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति रविंद्र कुमार राय की जगह की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस नई जिम्मेदारी के साथ आदित्य साहू पर पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत करने का दायित्व रहेगा। विशेष रूप से आगामी चुनाव के मद्देनजर यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी के अनुसार संगठन को और अधिक सक्रिय करने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारी आदित्य साहू को सौंपी गई है। राज्यसभा सदस्य होने के साथ साथ वो संगठनात्मक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।
उधर भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह सबक सिखा दिया था, लेकिन पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ बोलने से बाज नहीं आते। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4-5 फाइटर जेट मार गिराए थे। पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के दौरान भारी कीमत चुकानी पड़ी। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर का इतिहास में याद किया जाएगा और हमने 3 से 4 दिन में जंग पूरी कर ली। दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए कि युद्ध को कैसे खत्म किया जा सकता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए, इसमें JF-16 शामिल था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने पाक की मिसाइल प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाया। उसके 4 रडार सिस्टम, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बड़ी संख्या में एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा है। इसके हैंगर्स में खड़े C-130 को भी तबाह कर दिया गया। तो भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस इस साल 8 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी भी बड़े जोर शोर से की जा रही है। इस खास दिन पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य परेड, फ्लाई पास्ट प्रदर्शन और कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 साल बाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना के पूर्व प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। तो MI-171 हेलीकॉप्टर ध्वज फ्लाई पोस्ट करेगा, जिसमें भारतीय तिरंगा, वायुसेना का ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया जाएगा। परेड में एयरक्राफ्ट का स्थैतिक प्रदर्शन भी शामिल होगा। साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कारों की अलंकरण भी आयोजित की गई है। वहीं भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इसका ऐलान किया। इसके कुछ ही देर बाद एयरलाइन इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कोलकाता से ग्वांगजू के लिए रोजाना नॉन स्टॉप उड़ानें चलेंगी। एयरलाइन ने यह भी बताया कि जल्द ही दिल्ली और ग्वांगजू के बीच भी सीधी उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। इन उड़ानों के लिए इंडिगो अपने एयरबेस A3210 विमान का इस्तेमाल करेगा। वहीं एयर इंडिया ने भी इस साल के आखिर तक भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात कही है। भारत चीन के बीच 2020 में कोरोना महामारी की वजह से ये सर्विस बंद की गई थी। इसके बाद गलवान झड़प की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत चीन संबंधों को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में बड़ा कदम है। ये उड़ानें सर्दियों के समय के हिसाब से चलेंगी, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दोनों देशों की एयरलाइंस तैयार हों और सभी नियम पूरे करें। तो चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। इस बीच छात्राओं के कथित उत्पीड़न के सिलसिले में निजी संस्थान की एसोसिएट डीन और वरिष्ठ संकाय सदस्य सहित 3 महिला अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, कार्यकारी निदेशक भावना कपिल और वरिष्ठ संकाय सदस्य काजल के रूप में हुई है। तीनों ही स्वामी चैतन्यानंद की सहयोगी बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि उन पर छात्राओं को धमकाने और सबूत नष्ट करने और अपराध के लिए उकसाने के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान इन तीनों ने चैतन्यानंद सरस्वती के निर्देशों का पालन करने और अनुशासन और समय की पाबंदी के बहाने छात्राओं पर दबाव बनाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने कहा कि ये पीड़िताओं को धमकाती थी और उन्हें सरस्वती के अश्लील संदेशों को अपने फ़ोन से हटाने के लिए मजबूर भी किया करती थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।